अमेरिका के एक शहर के एयरपोर्ट पर ब्रैंडन नाम का एक आदमी अपने ट्रेलर में एक डरावना सपना देखने के बाद उठता है। सपने में उसने देखा कि समुद्र की गहराई में एक औरत डूबती ही जा रही होती है, जिसे देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह काम पर देर से पहुंच सकता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी तैयार होता है और अगले दिन के काम पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जेड अपने दोस्त कायल के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है। वे लोग छुट्टियां मनाने के लिए काबो के एक रिसोर्ट पर जा रहे होते हैं। जब उसकी गर्लफ्रेंड एवा वहां आती है तो वह बताती है कि उसका बॉडीगार्ड ब्रैंडन भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि उसके पिता गवर्नर हैं, इसलिए वह बिना सुरक्षा के उसे दूर जाने नहीं देना चाहते। जेड पहले से जानता है कि एवा एक गवर्नर की बेटी है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि उन्हें बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तभी एवा के पास उसके पिता का फोन आता है और दूसरी तरफ कायल ब्रैंडन के साथ मजाक करते हुए पूछता है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो, जिस पर ब्रैंडन जवाब देता है, हर जगह कोई ना कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए मुझे सीरियस रहना पड़ता है। इसके बाद ब्रैंडन एयरपोर्ट के आसपास घूम रहे हर आदमी की आदतें और हाव भाव बताने लगता है। उसकी समझदारी और प्रोफेशनल अंदाज देखकर जेड भी थोड़ा प्रभावित होता है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक एयरपोर्ट स्टाफ एवा को पहचान लेता है और कहता है, मेरा वोट तुम्हारे पिता को ही जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट के दूसरी तरफ मार्टी और हैंक अपनी पोती रोजा के साथ बैगेज क्लेम से अपना सामान उठाते हैं। रोजा के बैग में उसका सबसे पसंदीदा टेडी बियर रखा होता है। लेकिन सीढ़ियों से जाने से पहले मार्टी कहती है कि वह बोर्डिंग गेट पर अपने परिवार से मिलेगी, क्योंकि जाने से पहले उसे एक जरूरी काम निपटाना है। इसलिए रोजा अपने दादा के साथ प्लेन की तरफ चलने लगती है, लेकिन रास्ते में उसके दादा उसे अपने सैनिक वाले दिनों की कहानियां सुनाते हैं। बातचीत के दौरान रोजा अपना टेडी बियर जमीन पर गिरा देती है, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से उसे पता नहीं चलता कि वो अब उसके बैग में नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जेड, कायल और एवा भी विमान की ओर बढ़ते हैं। एवा अपने साथियों के सवालों से परेशान हो जाती है, क्योंकि वह उससे उसकी पढ़ाई और करियर को लेकर बार बार सवाल कर रहे होते हैं। फिर चलते चलते एवा जमीन पर पड़ा टेडी बियर देखती है, लेकिन उसे अनदेखा कर देती है। जब जेड और कायल की बातें उसे और ज्यादा परेशान करने लगती हैं, तो वह उनसे अलग हो जाती है। उसी समय रोजा को ध्यान आता है कि उसका टेडी बियर उसके बैग में नहीं है। वह घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए वापस भागती है। भागते हुए रोजा एवा से टकरा जाती है, जिससे एवा का कोट गंदा हो जाता है और वह गुस्से में चिल्ला पड़ती है, जिसकी डांट सुनकर रोजा डर जाती है और अपने दादा के पास वापस भाग जाती है। लेकिन एवा को जल्दी ही पछतावा होता है कि उसने एक छोटी बच्ची पर इतना गुस्सा किया। वह सोचती है कि उसे माफी मांगनी चाहिए और रोजा के लिए टेडी बियर वापस लाने का फैसला करती है। जब रोजा को उसका टेडी बियर वापस मिलता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ घंटों बाद सभी लोग प्लेन में चढ़कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फ्लाइट में एक अटेंडेंट जिसका नाम डेनिलो है, वह रोजा की तारीफ करता है और कहता है कि उसके टेडी बियर के साथ एक मजेदार सफर होने वाला है। फिर एवा जब इकोनॉमी क्लास में जाती है तो ब्रैंडन उसे रोकता है और कहता है कि यह उसकी टिकट वाली जगह नहीं है। लेकिन एवा कहती है कि फ्लाइट पूरी तरह भरी नहीं है, इसलिए वह जहां चाहे वहां बैठ सकती है। फिर ब्रैंडन उसे जेड के बगल में बैठने की इजाजत देता है और कायल मजाक करते हुए कहता है कि ब्रैंडन तो किसी दादी अम्मा की तरह बर्ताव कर रहा है। हालांकि ब्रैंडन को उसकी बात बुरी लगती है, फिर भी वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी सीट पर चला जाता है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने लगती है, फ्लाइट अटेंडेंट सुरक्षा की जानकारी देना शुरू करते हैं। इस दौरान कायल बार बार डैनिलो का मजाक उड़ाता है और सुरक्षा उपकरणों को दिखाने के तरीके पर हंसता है। अपने दोस्त जेड को डराने के लिए कायल कहता है कि शायद विमान में कोई तकनीकी खराबी है, इसलिए इसमें ज्यादा यात्री नहीं है। लेकिन जेड जवाब देता है कि जिस समय वे यात्रा कर रहे हैं वो ट्रैफिक का शांत समय है, इसलिए फ्लाइट खाली है। वह यह भी बताता है कि कुछ घंटों में एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ जाएगी। उसी समय थोड़ी सी हलचल यानी टर्बुलेंस होती है और दूसरी तरफ रोजा अपने दादा दादी से मिली मिठाइयां खा रही होती हैं। तभी मार्टी देखता है कि कुछ पक्षी फ्लाइट की टरबाइन से टकरा गए हैं। इसके कारण यात्रियों को कुछ सेकंड के लिए हल्का सा झटका लगता है, लेकिन पायलट कंट्रोल संभाल लेता है। फिर डेनियो सबको बताता है कि सब कुछ ठीक है, जिससे एवा को राहत मिलती है और वह शांत हो जाती है। लेकिन तभी रोजा खिड़की से बाहर देखती है और चौंक जाती है। उसे दिखता है कि विमान के टरबाइन में आग लगी हुई है। जब पायलट को समझ आता है कि विमान गिर सकता है, तो वह सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने को कहता है और क्रू को आपातकालीन निर्देशों के लिए बुलाता है। तभी अचानक टरबाइन का एक टुकड़ा विमान की दीवार से टकरा जाता है, जिससे दीवार टूट जाती है और प्लेन में एक बड़ा छेद बन जाता है और एयर प्रेशर की वजह से कई यात्री अपनी सीटों से बाहर उड़ जाते हैं
और विमान बीच हवा में टूटने लगता है। सब तरफ अराजकता फैल जाती है और लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। दर्जनों लोग विमान से बाहर गिर जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड में विमान समुद्र में गिर जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ब्रैंडन समेत ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और ब्रैंडन की छाती पर मलबे का एक टुकड़ा लग जाता है। उसी समय विमान की सभी सीटें टूटकर गिर जाती हैं, जिससे जो लोग अब तक सुरक्षित थे वे भी हादसे में मारे जाते हैं। टक्कर के बाद एवा इधर उधर देखने लगती है और हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि कायल के हाथ का एक हिस्सा कट चुका है, जिसके बाद विमान और गहराई में डूबने लगता है और जेड, एवा और कायल को समझ आता है कि अब वे सैकड़ों मीटर पानी के नीचे फंसे हुए हैं और चारों तरफ पानी के नीचे पहाड़ हैं। फिर थोड़ा ठीक होने की कोशिश करते हुए वे डैनिलो को देखकर चौंक जाते हैं, जो अब भी क्रू केबिन में सुरक्षित बैठा हुआ है। तभी पानी के बीच से कुछ आवाजें आती हैं और एवा को पता चलता है कि ब्रैंडन बच गया है और उसने रोजा और मार्टी को भी बचा लिया है। फिर ब्रैंडन जल्दी से अपने शरीर से धातु का टुकड़ा निकालता है, जबकि डेनिलो मार्टी को होश में लाने की कोशिश करता है और प्राथमिक उपचार करता है। रोजा जब देखती है कि उसके दादा साथ नहीं हैं, तो वह पूछती है कि वे कहाँ हैं, लेकिन ब्रैंडन दुखी होकर बताता है कि हादसे में उसके दादा की मौत हो गई है। ये सुनकर रोजा बहुत दुखी हो जाती है। फिर ब्रैंडन सभी से कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो शांत रहना होगा और डेनिलो को कहता है कि वह विमान के पिछले हिस्से की जांच करें ताकि पता चले कि वह हिस्सा टूटा है या अब भी सुरक्षित है। वह यह भी बताता है कि वे एक बड़े हवाई बुलबुले के अंदर फंसे हैं और विमान एक चट्टान में अटका हुआ है, इसलिए भागने की कोई योजना बनाने के लिए उनके पास थोड़ा समय है। तभी डेनिलो कहता है कि दुर्घटना से पहले पायलट ने एयरपोर्ट के कंट्रोलर से बात की थी, इसलिए शायद अब तक बचने वालों की तलाश शुरू हो चुकी होगी। लेकिन समस्या यह है कि ऑक्सीजन बहुत कम बचा है। जब डैनिलो केबिन में ऑक्सीजन टैंकों को जांचता है तो उसे पता चलता है कि वे सभी खाली हैं। इसी बीच मार्टी बताती है कि यात्रियों में से एक आदमी को सांस की बीमारी थी, इसलिए उसके पास अपना ऑक्सीजन सिलेंडर था। यह सुनते ही ब्रैंडन उस सिलेंडर को ढूंढने निकल पड़ता है और मार्टी दुखी होकर ब्रैंडन से कहती है कि अगर संभव हो तो उसके मर चुके पति की टोपी भी ले आए, जिसे सुनकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर भी वह पानी के अंदर डूबे हुए विमान के हिस्सों में तैरने लगता है। कुछ जरूरी चीजें ढूंढने के बाद वह वापस लौटने की तैयारी करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक बड़ी शार्क उसे देख रही है। ब्रैंडन कुछ समझ पाता उसे पहले ही शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह काट लेती है। फिर कुछ सेकंड बाद अब ब्रैंडन को पानी से बाहर निकलते हुए देखती है। ब्रैंडन उसे वह चीजें देता है जो वह लेकर आया था और फिर वह सभी से कहता है कि अब सबको खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। यह सुनकर एवा को समझ आता है कि उसका दोस्त अब बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। तभी शार्क अचानक ब्रैंडन को पानी में खींच लेती है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सबको एहसास होता है कि अगर वे वहीं रुके तो उनकी जान को खतरा है, इसलिए सभी लोग वापस क्रू केबिन में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मार्टी कहती है कि अब उनके पास और कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ बचाव टीम का इंतजार करना होगा। फिर वह डैनिलो से प्राथमिक उपचार का बॉक्स लाने को कहती है ताकि वह कायल की टूटी हुई बांग की देखभाल कर सके। फिर एवा जल्दी से वह मैगजीन उठा लेती है जो वह फ्लाइट में पढ़ रही थी। मार्टी बड़ी सावधानी से कायल की हड्डी को सही जगह पर रखती है और फिर घाव पर पट्टी बांध देती है। इसी बीच गवर्नर को पता चलता है कि उसकी बेटी लापता है, तो वह कई सैन्य दलों को विमान ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन अब तक कोई भी बचने वालों को नहीं ढूंढ पाया है। केबिन के अंदर सभी लोग शांति से बचाव का इंतजार कर रहे हैं। तभी डेनियो मार्टी से पूछता है कि उसे प्राथमिक चिकित्सा की इतनी जानकारी कैसे है, जिस पर मार्टी मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने युद्ध के समय सेना में एक मेडिकल हेल्पर के रूप में कई साल काम किया था। उसी दौरान वह अपने पति हैंक से मिली थी। तभी अचानक सभी देखते हैं कि पानी लाल होने लगा है और उन्हें समझ आता है कि शार्क अब दुर्घटना में मारे गए लोगों के शरीर खा रही है। रोजा को शांत करने के लिए एवा कहती है, घबराओ मत, हेलीकॉप्टर हमारी तलाश में होंगे और हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। उधर सेना अब भी लापता विमान को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। इसीलिए कमांड सेंटर ने आदेश दिया है कि सभी टीम वहीं बनी रहे जब तक कोई सुराग न मिले। एवा पानी के बढ़ते स्तर को देखकर कहती है कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, उसके बाद विमान पूरी तरह डूब जाएगा। लेकिन जैसे ही जेड को विमान की दीवारों से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, वह कहता है, हमारे पास वक्त शायद उससे भी कम है। फिर वह सबको समझाता है कि यह विमान सिर्फ पतली एल्यूमिनियम की दीवारों से बना है, यह पड़ुब्बी नहीं है।
जिसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और जो ज्यादा पानी के दबाव को सहन कर सकती हैं। जैसे ही सब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी अचानक विमान फिर से खिसकना शुरू कर देता है और समंदर में सैकड़ों मीटर और नीचे जाकर एक बड़ी चट्टान के ऊपर रुक जाता है। फिर भी सभी लोग किसी तरह केबिन में सुरक्षित रह पाते हैं, बिना यह सोचे कि वे एक बहुत गहरे गड्ढे के पास पहुंच चुके हैं। फिर यह आसपास के इलाके को देखकर कहती हैं कि उन्हें अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि वे लगातार गहराई में जा रहे हैं। जिसे सुन जेड थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, हम शार्क से घिरे हुए हैं, बाहर जाना बहुत खतरनाक होगा। इस पर एवा जवाब देती है, हमें शार्क का ध्यान किसी चीज से भटकाना होगा। तभी रोजा कहती है, शार्क को बुलबुले बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कायल उसे डांटता है और कहता है, ऐसे वक्त पर हमें एक बच्चे की बात नहीं सुननी चाहिए। उसी समय जेड को याद आता है कि विमान में 2 गोताखोर भी थे और वह सुझाव देता है कि शायद हवाई अड्डे से चढ़ाए गए ऑक्सीजन टैंक अभी भी विमान में हो सकते हैं, जिन्हें वे ढूंढ सकते हैं। तभी डैनियल बताता है कि वे लोग केबिन में बने एक छोटे से हैच से सामान रखने की जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद वह सिलेंडर पहले ही खाली कर दिए गए थे ताकि उन्हें विमान में लाया जा सके। इसीलिए उन्हें उन तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तैरनी पड़ेगी। फिर एवा कहती है कि ऐसा करने के लिए मास्क और वेट सूट जरूरी होंगे, लेकिन जेड कहता है कि यह करना मुमकिन नहीं होगा और बताता है कि भले ही उनके पास सही सामान हो, वे सतह तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एवा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है और सभी से कहती है कि वे सामान की जांच करें। फिर वह बाथरूम में चली जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब क्या किया जाए। उसी दौरान जेड और कायल सामान वाले हिस्से में एक तैराकी का चश्मा ढूंढ लेते हैं, लेकिन गलती से वह चश्मा टूट जाता है, जिससे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी समय एक सैन्य हेलीकॉप्टर को समुद्र में विमान का कुछ मलबा दिखाई देता है। जब वे देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सतह पर नहीं आया, तो वे हेडक्वार्टर को खबर देते हैं। कप्तान कहता है कि उनके पास ईंधन खत्म होने से पहले बहुत कम समय बचा है, इसलिए 15 मिनट के अंदर पूरी जगह की अच्छी तरह से जांच करनी होगी और जो भी जानकारी मिले उसे जल्दी से इकट्ठा करना होगा। इसके बाद सेना के लोग विमान की तलाश के लिए 2 गोताखोर भेजते हैं और पानी के अंदर खोज शुरू होती है। फिर कुछ सेकंड बाद गोताखोर समुद्र के नीचे डूबा हुआ विमान खोज निकालते हैं। जब वे देखते हैं कि विमान के अंदर की लाइटें चालू हैं, तो वे समझ जाते हैं कि अंदर कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं और वे जल्दी से पास जाने की कोशिश करते हैं। विमान के अंदर रोजा गोताखोरों को आता हुआ देखती है और हर कोई खुश हो जाता है कि आखिरकार कोई उन्हें बचाने आ गया है। तभी तेजी से एक सैनिक अपने साथी को विमान के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने साथियों को कुछ बता पाता, बचे हुए लोग पीछे से एक शार्क को आते हुए देखते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और उस गोताखोर को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर कुछ ही सेकंड में गोताखोर शार्क को देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्क उसे तुरंत निगल जाती है। अब पायलट को समझ आता है कि उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म होने वाला है, इसलिए वे हेडक्वार्टर को संदेश भेजते हैं कि और हेलीकॉप्टर भेजे जाएं और वे खुद वापस लौट जाते हैं, इस उम्मीद में कि दूसरा गोताखोर विमान के पास कहीं हो सकता है। फिर एवा जेड से कहती है कि वह उसके साथ चलकर वहां से उसका शव और ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में मदद करें। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं, तो एवा को पानी में तैरती हुई एक चीज दिखाई देती है, लेकिन तभी जेड का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। उससे पहले कि वह वापस ऊपर आ पाता, एक बड़ी और खतरनाक शार्क आ जाती है और उसके पैर में काट लेती है, जिससे वह बहुत डर जाता है। एवा और डैनिलो जल्दी से उसे पकड़ते हैं और उसे वापस खींच लाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन जब वे उसे केबिन में लाते हैं, तो उन्हें यह देखकर झटका लगता है कि शार्क ने जेड का पैर पूरी तरह से काट दिया है। अब वे उसके घाव की देखभाल करने की तैयारी करते हैं। तब मार्टी रोजा से कहती है कि वह पर्दे के दूसरी तरफ ही रहे और किसी भी हालत में पानी के पास ना जाए। फिर डैनिलो एक डिब्बे से एक बेल्ट निकालता है, जिससे मार्टी जेड के पैर पर टोर्निकेट लगा सके। तभी जेड कहता है कि अब उसे अपने पैर का कोई एहसास नहीं हो रहा है। यह सुनकर मार्टी उसे सच बताती है कि उसके घुटने के नीचे का पैर अब नहीं बच पाया है। यह बात सुनकर जेड टूट जाता है, क्योंकि उसका सपना था ट्रायथलॉन में भाग लेने का, जो अब पूरा नहीं हो सकता। अब जब स्थिति थोड़ी संभल जाती है, तो एवर डेनियो से कहती है कि वह सामान वाला डिब्बा खोले ताकि कुछ जरूरी चीजें मिल सके। इसके बाद वह एक फ्लेयर लेकर गोताखोर के बैग को खोजने के लिए निकल पड़ती है। बहुत धीरे धीरे और सावधानी से वह पानी में तैरती है और सामान से भरे डिब्बे तक पहुंचती है।
उसे यह भी नहीं पता होता कि वह वहां अकेली नहीं है। फिर भी एवा गोताखोर का बैग ढूंढने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी वह एक ऑक्टोपस को देखकर डर जाती है जो बैग के पीछे छुपा हुआ था। एवा बैग लेकर बाकी लोगों के पास लौटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सिर्फ 4 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन है। तभी कायल कहता है कि वे जेड को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि उसकी तबीयत और बिगड़ गई है। एवा बहुत दुखी होकर अपने प्रेमी जेड से कहती है कि थोड़ी देर और इंतजार करें, क्योंकि वे जब बच जाएंगे तो एक साथ अलास्का घूमेंगे। लेकिन जेड शांत होकर कहता है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसी दौरान सब लोग केबिन के पास पानी में कुछ अजीब तैरता हुआ देखते हैं, जिसे देख सभी खिड़की के पास पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या है। तभी मार्टी को एहसास होता है कि एवा का प्रेमी अब जीवित नहीं है। वह एवा को चेतावनी देती है और कहती है कि वह उसे बचा नहीं पाए, इसके लिए माफी चाहती है। यह सुनकर एवा बहुत दुखी हो जाती है और अपने साथी को फिर से जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए डनिलो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन एवा रोने लगती है और कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया उन्हें खो दिया है। वह कहती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि उसे ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। इसी समय विमान फिर से खिसकने लगता है, जिससे कॉकपिट विमान के बाकी हिस्से से अलग हो जाता है। अब एवा को महसूस होता है कि पानी बहुत तेजी से भर रहा है और वह कहती है कि उन्हें अब तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। इसलिए बचे हुए लोग यह योजना बनाते हैं कि वे अपनी जैकेट से बुलबुले बनाएंगे ताकि शार्क डर जाएं और वे बच सकें। लेकिन कायल निराश हो जाता है और कहता है कि यह योजना काम नहीं करेगी। फिर वह बताता है कि जब वह छोटा था तो अपने पापा के साथ तैरने जाया करता था। एक दिन वह एक बड़े स्विमिंग पूल के नीचे फंस गया था, क्योंकि उसे ऊपर कैसे आना है यह नहीं पता था। उसने अपनी सांस रोके रखी थी और उसे लगा कि उसके पापा उसे बचाएंगे, लेकिन उसके पापा ने कोई कोशिश नहीं की। फिर भी कायल 2 मिनट तक सांस रोके रखने के बाद किसी तरह खुद ही ऊपर आ गया। यह सुनकर एवा कहती है कि अगर कायल ने दबकर दिखाया था तो अब तो उनके पास बाहर निकलने के लिए बहुत समय है। कायल एवा पर भरोसा करता है और तैयार हो जाता है। जैसे ही समूह निकलने की तैयारी करता है, विमान का केबिन गिरने लगता है और कॉकपिट पूरी तरह बाकी विमान से अलग हो जाता है। अब सब कुछ तैयार होने के बाद मार्टी कहती है कि उसे स्विमिंग सूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बचपन से ही तैराकी की प्रतियोगिताएं जीतती रही है। इसके बाद एवा अपने मरे हुए प्रेमी को अंतिम बार अलविदा कहती है और बाकी बचे हुए लोग विमान छोड़ने की तैयारी करते हैं। तभी कॉकपिट नीचे गहरे समुद्र में गिर जाता है और जब उन्हें लगता है कि अब पूरा विमान भी गिरने ही वाला है, तो एवा सबको बताना शुरू करती है कि उन्हें अब क्या करना है। वह कहती है कि भागते समय सभी को शांत रहना होगा और अब सिर्फ 2 ऑक्सीजन टैंक बचे हैं, जिसमें से एक सिर्फ रोजा के लिए रखा जाएगा, जबकि दूसरा बाकी लोग मिल बांट कर इस्तेमाल करेंगे। फिर जब मार्टी देखती है कि रोजा डरी हुई है, तो वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम सब सतह तक सुरक्षित पहुंचेंगे। योजना के दौरान मार्टी एवा से अकेले में बात करती है और कहती है कि वह हर हाल में रोजा की रक्षा करें, क्योंकि अगर वह खुद उनके साथ चलेगी तो वह सबको धीमा कर देगी। एवा यह वादा नहीं करना चाहती, लेकिन आखिरकार वह मार्टी की बात मान लेती है। रोजा के जाने से पहले मार्टी उसे कहती है, शांत रहना, क्योंकि एवा और तुम्हारा टेडी बियर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर जब सबको लगता है कि केबिन अब टूटने ही वाला है, तभी डनिलो कहता है कि अब जाने का समय है। वह रोजा को निर्देश देता है कि वह अपनी लाइफ जैकेट तभी पहने जब वे बाहर हो या कोई शार्क दिखे। इसके बाद रोजा और रेवा सबसे पहले डनिलो और कायल के साथ तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मार्टी को एहसास होता है कि वह अब तैर नहीं सकती और वह वापस हवा वाले बुलबुले में लौट जाती है। बहुत दुखी होकर वह जमीन पर बैठ जाती है और पानी में डूबने से पहले वह गॉड से कहती है, रोजा की रक्षा करना। इधर रास्ते में ही कायल घबरा जाता है और वापस हवा के बुलबुले में जाने की कोशिश करता है। इसी वजह से शार्क उसे ढूंढ लेती है और तेजी से हमला करके उसे मार डालती है। अब क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए डनिलो भागता रहता है और एवा को कायल के साथ हुई घटना की जानकारी देता है। हालांकि एवा दुखी होती है, लेकिन वह योजना को जारी रखने का फैसला करती है। फिर वे ऑक्सीजन सिलेंडर उठाते हैं और भागने की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ डेनिलो रोजा के साथ बाहर जाने लगता है और एवा को आखिरी बार ऑक्सीजन टैंक से सांस लेने देता है। फिर दोनों जैकेट की रस्सी खींचते हैं, जिससे वे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, लेकिन बच निकलने से ठीक पहले एवा एक शार्क को देखकर डर जाती है। हालांकि वो शार्क एवा पर हमला नहीं करती, बल्कि कायल के शरीर की तरफ चली जाती है। एवा को लगता है कि और शार्क भी आ रही होंगी, इसलिए वह छेद तक तैरने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय विमान नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर एवा निराश होकर जितना तेज तैर सकती है उतना तेज तैरती है
और आखिरी पल में विमान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह विमान के एक पंख को भी टकराने से बचा लेती है, लेकिन विमान के खिंचाव की वजह से उसकी जैकेट उसे ऊपर नहीं ले जा पाती और ऑक्सीजन खत्म होने पर वह बेहोश हो जाती है। फिर भी कुछ सेकंड बाद वह सतह पर पहुंच जाती है और होश में आ जाती है। उसी समय उसे पानी में तैरता हुआ रोजा का टेडी बियर दिखाई देता है और जब वह देखती है कि रोजा और डनिलो वहां नहीं है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर आते हैं और वे एवा को बचाने के लिए रस्सी नीचे भेजते हैं, जिसे देख एवा को राहत मिलती है। जब उसे पता चलता है कि रोजा और डैनिलो को पहले ही सैनिकों ने बचा लिया है, तभी रोजा को याद आता है कि उसकी दादी पीछे रह गई है, तो वह रोने लगती है और एवा को गले लगा लेती है। एवा उसे बताती है कि उसका टेडी बियर मिल गया है। ये सुनकर रोजा को याद आता है कि उसके दादा कहा करते थे कि अगर वे कभी खतरे में फंसे तो वे भी ऐसा ही एक टेडी बियर अपने पास रखना चाहेंगे। फिर आखिर में जो लोग बच गए थे वे शहर वापस ले जाने का इंतजार करते हैं और इस बात से बहुत राहत महसूस करते हैं कि वे इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर निकल आए। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।